मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। It is not the massiveness of the building in which the parliament is housed, nor its architectural splendor that makes the institution great. If it had been that, our parliament would have been acknowledged as a more august body than the British Parliament or the American Congress. Our Parliament House is magnificent. Our Lok Sabha is elected by the largest electorate. But it will become a great institution only when those sitting on the treasury benches and the opposition benches, those who occupy the two front benches as well as the back benches, will make it so. ये कहना था महान संसद पटु मधु लिमये का, जिनके जिक्र भर से जाने कितनी यादें उमड़ती चली आती हैं। कुछ आदर्शों के प्रति उनकी आस्था थी, कुछ विचारों के लिए वो प्रतिबद्ध थे, प्रखर चिंतक थे, कठोर स्पष्टवादी थे। जिन लोगों ने मधु जी को लोकसभा में काम करते हुए देखा है ना, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, उनके मन में आदर के सिवाय दूसरी भावना हो ही नहीं सकती। He had a fabulous intellectual faculty. He had a memory which I should say even a computer would envy. उनकी सादगी और उनकी साथ साथ जो डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट, ऐसे आदमी बहुत कम मैंने पॉलिटिक्स में देखे। सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म के मामले में जितना कमिटमेंट उनका था, मैं समझता हूं कि बहुत कम नेताओं को हमने देखा है। A man who never compromised with his principles or ideology. He was honest to the core. मधु जी संगीत सीखते और गाते तो मतलब राजनीति में नहीं पढ़ते तो वो संगीतकार ही बन जाते, कलाकार बन जाते। संसद के मंच को मधु जी ने जिस रूप से देश में भ्रष्टाचार और देश के सामने जो कहीं मौलिक प्रश्न हैं उन्हें उजागर करने के लिए जितना खूबी के साथ इस्तेमाल किया, इतना शायद ही और किसी ने कभी किया हो। विचार के स्तर पे समाजवादी आंदोलन का हर दृष्टि से नेतृत्व संभाल लिए थे मधु लिमये जी। जब वो चले गए तो मैंने कहा हमारी महफिल खत्म हो गई, और ये महफिल की बहर ही खत्म हो गई, बहर भी खत्म हो गई। पार्लियामेंट और कुल मिलाकर राजनीति एवं समाजनीति का जो पतन पिछले कुछ सालों में होता चला जा रहा है, उसे लेकर सब चिंतित हैं। इस पतन को रोकने के लिए क्या किया जाए, इस पर सोचने लगते हैं तो बरबस मधु लिमये जी के मौलिक कार्य की याद आती है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे अधिक महत्व संस्थाओं का होता है। 1969 के बाद संस्थाओं का ह्रास हो रहा,
चाहे आप संसद को लीजिए, राज्य विधानमंडलों को लीजिए, राज्यपाल जैसी संस्था लीजिए, या आप उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जैसी न्यायपालिका को लीजिए, लगातार इनका ह्रास हो रहा है। प्रभावशाली भाषण शैली और बुद्धि की तेज धार के बल पर उन्होंने लोकसभा के इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। अत्यधिक प्रभावशाली सांसद की हैसियत से उनका कार्य ऐतिहासिक महत्व रखता है, मगर उनकी पहचान महज यहीं तक सीमित नहीं। त्यागी स्वतंत्रता सेनानी, आदर्शवादी प्रतिबद्ध राजनेता, विद्वान समाज चिंतक एवं जीवन की सुंदरता पर मोहित सहृदय रसिक, उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के ये और भी कई पहलू थे। अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन में मई दिवस का बड़ा महत्व है। 1922 में इसी दिन मधुलिमय जी का जन्म हुआ, यह महज संजोग नहीं था। आगे चलकर उन्होंने अपना सारा जीवन शोषण मुक्त समाज के निर्माण में लगा दिया। अंग्रेजी पढ़ाने वाले एक स्कूल टीचर के बेटे थे वे। मां भी खास पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर ज्ञान के प्रति लालसा उनमें जरूर थी, जो मधु जी को विरासत में मिली। बचपन में गरीबी के थपेड़े सहने पड़े, एक तरह की भावनात्मक असुरक्षा मन में पलती रही। ये वो समय था जब देश गांधी जी के नेतृत्व को सराखों पर कर चला था। सन 1932 में चंद महीनों के लिए मधु जी मुंबई में थे। वहां के रॉबर्ट मनी हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। इस दौरान दो वाकये उनके किशोर मन पर गहरा असर छोड़ गए। एक तरफ होठों पर आजादी के गीत लिए तन पर लाठियां और गोलियां झेलने वाले निडर सत्याग्रही थे, तो दूसरी तरफ मजहब के नाम पर मारकाट मचाने वाले बहशियों का झुंड। अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित उनकी राजनीतिक विचार प्रणाली का बीजारोपण यहीं हुआ। पूना वापस आकर उनके पिताजी ने एक्सटर्नल स्टूडेंट की हैसियत से उनसे पढ़ाई करवाई और मैट्रिक की परीक्षा में उन्हें अच्छी सफलता भी मिली। अपनी पढ़ाई खुद अपने बूते पर करने की आदत बचपन में बनी, जो आगे चलकर बहुत उपयोगी साबित हुई। पूना के नगरवाचन मंदिर में हर शाम 4-5 घंटे अलग अलग विषयों पर पुस्तकें पढ़ना उनका नियम बन गया था। यहीं से विभिन्न विषयों के सुनियोजित अध्ययन की आदत उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन गई। उनके व्यक्तित्व के इस पहलू से बेहद प्रभावित रहे हैं प्रोफेसर सदानंद वर्दे। Well, he had a keen intellect, a very incisive, analytical mind. I was not surprised when later, sometimes in the early 50s, Ashok Mehta described him as his most perspicacious colleague. There could never be any doubt about what he wanted to say. No dilly-dallying, straightforward. And his formulations were precise. उम्र के हिसाब से बुद्धि की उड़ान कुछ अधिक ही ऊंची थी। महज 15 साल की उम्र में मैट्रिक पास कर उन्होंने पूना के फर्गसन कॉलेज में प्रवेश किया। राष्ट्रीय आंदोलन के कई नेता इस कॉलेज से जुड़े हुए थे। मधु लिमय एक अध्ययनशील छात्र के रूप में जाने जाते थे। इतिहास और अंग्रेजी साहित्य उनके अध्ययन के खास विषय थे। इतिहास के प्रोफेसर केलावाला ने उनसे प्राचीन यूनानी सभ्यता पर एक निबंध लिखने के लिए कहा। यह मधु जी का पहला अंग्रेजी भाषण भी था। अध्यापकों ने उनके अध्ययन की बेहद तारीफ की। इतिहास का अध्ययन तो उनकी रग रग में समाया था। At one time, sun worship was quite common in India. The word in the old Iranian language, Mitra. Mitra is the name for the sun. Mitraism was a sect in Iran. In fact, it spread right up to Britain. Mitraism was quite popular among the Roman armies. And at one time, that religion was in competition with Christianity. And many of the festivals of the Christian religion
have been taken from Mitraism. अंग्रेजी साहित्य से लगाव भी यही हुआ। उनके कॉलेज के दिनों के साथी एवं आगे चलकर समाजवादी आंदोलन में सहकर्मी रहे जीपी प्रधान कहते हैं, He pointed out to me that in the first act of Lady Macbeth, when King Duncan of Scotland was murdered by Macbeth, Lady Macbeth told him, "A little water clears us of this deed." She was so heartless. And then Madhulime took me to the fifth act and he said, but this sin weighed heavily on the mind of Lady Macbeth. And in the fifth act, when she was walking in her sleep, she always tried to smell her hands and said, all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. So Madhu was the first to explain to me what Sophoclean irony was. 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर निबंध की तैयारी में वे जुट गए। इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात समाजवादी नेता एसएम जोशी से हुई। अच्युतराव पटवर्धन उन दिनों युवकों के हीरो हुआ करते थे। उनके भाषण से भी मधुजी प्रभावित हुए। इतिहास बताता है कि जेल की चार दीवारी के अंदर कितने ही इनकलाब उमड़ रहे होते हैं। मुंह से आजादी का महज जाप करते रहने की अपेक्षा आजादी के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक बदलाव लाना जरूरी है। यही सोच आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, कमला देवी चट्टोपाध्याय और मीनू मसानी आदि ने पहल कर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना इन्हीं दिनों की थी। अब मधुलिमय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के माहौल में रम गए। नारायण गणेश गोरे के घर पर आयोजित स्टडी सर्कल में भी हाजिरी देने लगे। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं मार्क्सवाद का अध्ययन जमकर शुरू किया। अब वे राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ पूरी तरह से आकृष्ट हो चले थे। युवा पीढ़ी के प्रिय नेताओं नेहरू और सुभाष बाबू को करीब से देखने का मौका उन्हें मिला और तो और सुभाष बाबू के साथ बहस छेड़ने का साहस तक उन्होंने कर दिखाया। शर्मीले, कम बोलने वाले मधुलिमय में परिवर्तन आ रहा था। अपने हम ख्याल, हम उम्र दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने युवा आंदोलन का काम शुरू किया। इन्हीं दिनों यूसुफ मेहर अली से उनका परिचय बढ़ा। मेहर अली उस समय के युवाओं के लोकप्रिय नेता थे। 1938 में वे एसएम जोशी के साथ खानदेश गए। आगे चलकर साने गुरुजी से परिचय हुआ। साने गुरुजी यानी आधुनिक महाराष्ट्र के संत। रसीली, प्रवाहपूर्ण शैली में अपने साहित्य के जरिए मानवतावादी मूल्यों का प्रसार करने वाले साने गुरुजी से मधुलिमय का खास नाता जुड़ गया। साने गुरुजी से प्रभावित हो उन्होंने और उनके दोस्तों ने कसम ली कि अपना सारा जीवन देश की स्वतंत्रता, गरीबों की उन्नति और सांप्रदायिकता को मिटाने के काम में लगा देंगे। One evening we went on the Ferguson College Hill. Sane Guruji was there and he was quite silent as usual. But once we climbed the hill and went to the place where Gopal Krishna Gokhale's memorial was set. That was the place where Gopal Krishna Gokhale took his sacred vow that he would dedicate his life to the cause of the country. Guruji just said, let us sit here. And the person, he was silent all along. But the moment we sat, he started speaking. And Sane Guruji spoke on the life and work of Gopal Krishna Gokhale for about 40 minutes in such a manner that I was held spellbound. And then he said that you are all young person, but you must take the vow, not openly. You must be true to your conscience. But then we have come together at this sacred place. And the bond which would hold us together for our lifetime is our dedication to our motherland. And therefore you must promise that all of you would participate in the freedom struggle.
सन 1939 द्वितीय विश्व युद्ध के काले साए सारी दुनिया पर मंडराने लगे थे। हिटलर एक एक देश निगलता चला जा रहा था। वैसे राष्ट्रीय आंदोलन दोस्त देशों से ही सहानुभूति रखे हुए था, मगर ब्रिटेन का प्रयास था कि हिंदुस्तानियों की आजादी की चाह को दुत्कारते हुए उन्हें लड़ाई में शामिल करा लें। महात्मा गांधी ने इसका कड़ा विरोध करते हुए निजी सत्याग्रह का निर्णय लिया। युद्ध विरोधी भाषण करने के जुर्म में मधुलिमय को जेल हुई। उम्र थी महज 18 साल। 1 साल की इस जेल यात्रा के दौरान उनके इरादे और भी अधिक पक्के हुए। अब मधुलिमय सारे बंधन तोड़ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। कॉलेज की पढ़ाई छोड़ महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में अर्थात जेल में दाखिल हुए। विश्व युद्ध की लपटों ने अब एशिया को भी घेर लिया। गांधी जी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को यकीन हो चला था कि अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान को जापान के हमले से बचा नहीं पाएगी। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने मुंबई में भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया। 20 वर्षीय मधुलिमय इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी थे। गांधी जी को पहली बार देखकर वे अभिभूत हो उठे। 8 अगस्त को अधिकतर कांग्रेस नेता गिरफ्तार कर लिए गए। आचार्य नरेंद्र देव और अशोक मेहता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अगस्त को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक में यह तय हुआ कि भूमिगत रहकर हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी जाए। मधुलिमय इस बैठक में हाजिर थे। 1942 का आंदोलन देशव्यापी था। अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, लोहिया, उषा मेहता के नामों की हर तरफ धूम थी। मधु जी ने खानदेश में रहकर आंदोलन का संगठन किया। काफी कष्ट उठाए, रेल की तोड़फोड़ और हिंसा को, मगर वे बर्दाश्त नहीं कर पाए। नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी के निदेशक हरिदेव शर्मा याद करते हैं, जो गांधी जी की अहिंसा उस हद तक नहीं, मगर पीसफुल मीन्स में उनका बहुत विश्वास था। वायलेंस के वो पक्ष में नहीं थे और उन्होंने शायद लिखा भी है कि ये पंजाब मेल का जो किस्सा हुआ उससे उनकी पूरी दृष्टि बदल गई। उन्होंने उस रेल को टूटते हुए या गिरते हुए देखा, तो उसके बाद से मुझे लगता है कि उनकी दृष्टि जो है ना वो काफ़ी तब्दील हुई। पुलिस अब उनके पीछे पड़ गई। मधु जी क्रांतिकारी नामक भूमिगत साप्ताहिक निकालते थे। आखिरकार सितंबर 1943 में मुंबई में रेड मारकर पुलिस ने एसएम, मधु जी वगैरह को गिरफ्तार कर लिया। मधु जी को 2.5 साल की जेल हो गई। गहरे अध्ययन का दौर यहां फिर चला। उन्होंने मरने से पहले एक मर्तबा कहा था, अगर मुझे कोई कोर्ट उम्र कैद की भी सजा दे दे, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, तो मैं तैयार हूंगा। अगर मुझे वो शेक्सपियर की सारी ट्रेजेडीज दे दे, मुझे महाभारत दे दे, समग्र रामायण दे दे और इस प्रकार का साहित्य मेरे पास रख दे, तो मैं समझता हूं कि जिंदगी भर मैं उम्र कैदी बन के जेल में रहने के लिए तैयार हूं। 1945 में रिहाई के बाद स्टडी सर्कल आयोजित कर युवकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम उन्होंने नए सिरे से उत्साह से शुरू किया। मधुलिमय ये पूरी तरह स्वातंत्र्य संग्राम का इतिहास ले रहे थे। इस शिविर में पहली बार हमने मधु जी को देखा और आज भी मेरे सामने वो चेहरा है जहाँ एक तरह से जिसको हम भिड़स्त कहते हैं, ज़्यादा बोलने वाले नहीं, लेकिन चेहरे पर और आंखों में उनकी बुद्धिमत्ता का तेज झलक रहा था। When we were together for a study camp for about a week at Umbergaon, and I mean no exaggeration, this is something which comes from the innermost recesses of my heart, that those 7 days that we spent in Umbergaon perhaps represent the most cherished moments of my life which I treasured. And for 7 days, 2 hours in the morning, an hour in the afternoon, Madhu unfolded before us
the entire saga of the history of India's independence movement. What was remarkable was that he didn't have in his hand a single note paper, a reference book, nothing. I thought here was a walking encyclopedia of the freedom movement. जिस देश की खातिर इतने कष्ट उठाए, उसकी आजादी की खुशी तो उन्हें बेहद थी, मगर देश के बंटवारे का दर्द सहना मुश्किल हो गया और सांप्रदायिक दंगों की आग ने तो दिल को अंदर ही अंदर झुलसा कर रख दिया। खुद इन ऐतिहासिक गतिविधियों का एक हिस्सा होते हुए भी वे इन स्थितियों को तटस्थ रूप से देख सकते थे। I will tell you that all this talk about Congress being able to prevent partition or anybody being able to prevent partition is absolute nonsense. Coming to Gandhi's position, first of all we must understand that the Congress had only the power of non-violence. It was not a state. It was a political party. A state has police forces and the army and it can impose its will. So Gandhi always said you can impose your will only through law, not through force. The prospect of partition confronted Gandhiji. When he saw its ugly and terrible look, he turned away from it. But what could he do? He said that unless I am able to control the communal rights and establish harmony, there is no possibility of unity. बेल्जियम में संपन्न होने जा रही इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारत के प्रतिनिधि की हैसियत से इस युवक को भेजने का निर्णय जयप्रकाश जी ने लिया। 1948 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाने का निर्णय लिया। नासिक के अधिवेशन में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर मधु लिमये की नियुक्ति की गई। 1949 में पटना अधिवेशन में वे पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी बन गए। लोकसभा के भूतपूर्व सभापति रवि राय उस समय से मधु लिमये के साथी रहे हैं। पटना सम्मेलन में मेरा अभी भी याद है कि उस वक्त तो जयप्रकाश लोहिया, आचार्य जी, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता सब थे दिग्गज नेता, लेकिन नौजवानों में मधु जी उभर रहे थे, ये हमको महसूस हुआ था। हमको लगा कि मधु जी जब कोई प्रस्ताव पर बोलते थे तो बोलने के दरमियान जो तथ्य, जो विचार संगत बातें वो करते थे तो वो सम्मेलन के प्रतिनिधियों का मन को मोह लेते थे। इतनी छोटी उम्र में उन्हें यह सम्मान मिला क्योंकि उनमें नेतृत्व की क्षमता थी। अब वे राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए। नए नए परिकल्पनाएं वो हमारे सामने रखते थे, नए विचार रखते थे। हर चीज के अलग जो पहलू होते हैं, आयाम होते हैं, उनकी तरफ उनका हमेशा ध्यान रखता था। इसलिए उनके विचार और उन्होंने दिए हुए नई परिकल्पना, उसके अलग अलग पहलू हम देख पाते थे और हम काफी चीजें सीखने का मौका हमको मिलता था। In his personal life, he was motivated by the highest moral values, a simple, austere life, and his capacity to sacrifice for a cause. That is what made him a national leader. उनमें भूलकर भी कभी संकीर्ण प्रांतीयता के दर्शन नहीं हुए। शुरू से ही उनकी सोच राष्ट्रीय स्तर की रही। I don't mind if you give Chandigarh to Punjab, but then I also don't mind if Belgaum remains in Karnataka. So let me be very frank. Those who advise that Chandigarh should be 80% of the Chandigarh population is opposed to joining Punjab. Yet you tell them that in the national interest you must be there, and they fight over Belgaum. What? Belgaum is not in a foreign country. उनका जो देखने का ढंग रहा था वो बिल्कुल विशाल था, व्यापक था और राष्ट्रीय तरीका का था। वो एक प्रादेशिक दृष्टि से देखने वाले राजनीतिज्ञ नहीं थे। 1952 में चंपावती गुप्ते से उन्होंने प्रेम विवाह किया। वे खानदेश में मधु जी के स्टडी ग्रुप की छात्रा हुआ करती थीं। उनकी विद्वत्ता, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनका त्यागमय जीवन, उनकी सादगी, इन सब गुणों से मैं उनकी तरफ आकृष्ट हुई। 47 में तो हमारी कोई बातचीत नहीं होती थी। वो बहुत शर्मीले थे, संकोची थे। बाद में 1951 में
एक बार हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी और अपना मनोदय प्रकट किया। 1953 में रंगून में एशियन सोशलिस्ट ब्यूरो का गठन हुआ। मधु लिमये को वहां भेजा गया। जयप्रकाश जी ने आयोजकों को लिखा, वी आर गिविंग यू द बेस्ट ऑफ आवर यंग लीडर्स हु इज वेरी इंटेलिजेंट एंड केपेबल। इस दरमियान प्रजा समाजवादी पार्टी में कई घटनाएं घटित हो रही थीं। 1952 के चुनावों में पार्टी को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पाई थी, लिहाजा अब कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेना चाहिए, ऐसा एक गुट का कहना था। इस गुट के नेता अशोक मेहता थे। इस विचारधारा का जमकर विरोध करने वालों में लोहिया और मधु लिमये प्रमुख थे। लोहिया ने पार्टी को फावड़ा, जेल और मतपेटी की त्रिसूत्री दी थी। मतभेद हद से गुजर गए तो लोहिया और मधु लिमये को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। मगर अपने मौलिक विश्वास पर मधु लिमये अड़िग रहे। पार्टी में जारी गतिविधियों से वे निराश नहीं हुए, बल्कि गोवा मुक्ति आंदोलन में कूद पड़े। अरब सागर के तट पर बसा है ये खूबसूरत इलाका। प्रकृति ने रुपहरे किनारों से जिसे प्यार से सजाया है। भारत तो आजाद हुआ, मगर गोवा अभी पुर्तगाली हुकूमत के शिकंजे में कैद था। लोहिया ने जंग छेड़ दी। गोवा को आजाद करने निकल पड़ा सत्याग्रहियों का एक गुट। मधु लिमये ने इस गुट का नेतृत्व किया। पुर्तगालियों ने जबरदस्त मारपीट की, यहां तक कि मधु लिमये की मौत की खबर फैली। ऐसी खबर आई कि मधु जी की उसमें मृत्यु हो गई है। गोवा के जेल में उनका निधन हुआ है और मेरा भी मन डामाडोल हो गया। पता नहीं सच बात क्या है, झूठ बात क्या है। और दिन भर हम छटपटाते रहे, न किसी को खाना सूझा, न किसी को पीना सूझा, कुछ नहीं। और रात में 9 बजे खबर आई रेडियो पर कि मधु जी जीवित हैं। तब हम लोगों ने एक चैन की सांस ली। तब इस तरह के 24 घंटों में जो मैंने भुगता है वो मैं कभी भूल नहीं सकती। मिलिट्री कोर्ट के सामने उनको खड़ा किया तो उन्होंने कहा मेरे तरफ से कोई वकील नहीं आएगा। मैं इस कोर्ट को मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि पोर्चुगाल की सार्वभौमता गोवा पर मैं मानता नहीं हूँ। गोवा भारत का एक अविभाज्य हिस्सा है, इसलिए मैं कोई दलील नहीं देना चाहता हूँ मेरे बारे में। इस न्यायालय को तो मैं मानता ही नहीं हूँ। और मैं समझता एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सिर्फ कुर्बानी की इतनी नहीं, लेकिन कुर्बानी के पीछे एक नई विचारधारा भी उन्होंने पैदा की। डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के प्रमुख भाष्यकार, नेता एवं संगठक की हैसियत से मधु जी अब राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो चले थे। पार्टी की विशेषताएं थीं विचारों की स्पष्टता, अवसरवादी तत्वों को परे रखने की नीति और महिलाओं एवं अन्य शोषितों को विशेष अवसर प्रदान करना। महिलाओं को समानता का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, तो उन्हें समाज जीवन में, राजनीति में आना चाहिए। इसके बारे में वो खुद सक्रिय थे। डॉक्टर लोहिया जी के जाति नीति, कास्ट पॉलिसी, डॉक्टर लोहिया के भाषा नीति, लैंग्वेज पॉलिसी, डॉक्टर लोहिया के प्राइस पॉलिसी, दाम नीति, डॉक्टर लोहिया के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सोच है, इस सब चीज़ों का देशकाल पात्र को देख करके मधु लिमये जी ही एक शख्स थे जो सारा चीज़ों को ठीक परिप्रेक्ष्य में रखते थे। पार्टी का निर्माण के कार्य में कार्यकर्ताओं के वैचारिक सोच को बनाने में और उस वैचारिक सोच के साथ संघर्ष की रणनीति में उनको जोड़ने में तो उनका बहुत भारी योगदान रहा। मुंबई के मजदूर आंदोलन में भी वे अगुवा रहे। शोषित मजदूरों का जीवन सुधारना उनका लक्ष्य था। उस आंदोलन को चलाने में उनका न केवल सहयोग और मार्गदर्शन बल्कि उनका सक्रिय योगदान भी उसमें शुरू से रहा। और मेरी ये मान्यता है कि उस समय हम लोगों ने बम्बई में जो भी किया और जो भी पाया, अगर उनका खंदा हमारे लिए एक मजबूत सहारा के तौर पर नहीं रहता तो जो काम हमने किया वो काम हम नहीं कर सकते। आगे चलकर संसद में भी उन्होंने मजदूरों की समस्याओं पर बराबर ध्यान रखा। उन्होंने लोकसभा में रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस का विधेयक रखा। देखिए, रेल हड़ताल हुआ तो रेल हड़ताल तो बाहर चली, हम लोग तो जेल में बंद रहे, लेकिन
लगभग 20 दिन तक देश की रेल बंद रही और वो 20 दिनों में उस संसद का इस्तेमाल रेल मजदूरों के सवालों पर रोशनी डालकर सरकार को कटघरे में रखने के लिए मधु जी के नेतृत्व में भी वो काम हुआ था सबसे अधिक। तो मधु जी के हाथों में वो काम रहा कि यह हड़ताल का जो उद्देश्य था, यह हड़ताल के जो प्रश्न थे, उन पर पूरे देश का लक्ष्य केंद्रित करना और सरकार को कटघरे में रखकर उनसे कोई ना कोई तरीके से इसको हल करने के लिए उन्हें मजबूर करना। चीनी आक्रमण के बाद देश को पराजित भावना से ऊपर उठाने के लिए डॉक्टर लोहिया ने कांग्रेस की सरकार को हटाना जरूरी समझा और उन्होंने गैर कांग्रेसी पार्टियों को एक साथ जुटाने की पहल की। मधु लिमये को यह नीति रास नहीं आई क्योंकि इससे अवसरवाद के हावी हो जाने का डर था। वो असल में उसका प्रस्ताव लोहिया ने 1962 में चीनी आक्रमण के बाद रखा था, जब एक वाक्य में उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय शर्म की सरकार है, इसको हटाना चाहिए। अब हमें कांग्रेस को हटाने के लिए जो कुछ भी करना जरूरी है वो करना चाहिए और सबको साथ लेकर चलना चाहिए। तीव्र मतभेद के बावजूद उन्होंने लोहिया जी का साथ नहीं छोड़ा। कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लगा था कि अपना जनाधार सीमित है और अपनी अलग पार्टी बनाना असंभव? वो इस बात को स्वीकार नहीं करते थे कि भाई हर एक धारा को लेकर अगर कोई हम लोगों में टक्कर है तो फिर उसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाएं। हमें समान विचार जितने हैं तो उनको और मजबूत करने के काम में लगना चाहिए, और जिन विचारों पर हम लोगों में मतभेद है, अगर वो कोई बुनियादी सवाल पर हमारे विचारधारा के नहीं टकराते हैं तो फिर हम लोगों को उससे संगठन तोड़ना या संगठन से हटना नहीं स्वीकार करना चाहिए। डॉक्टर लोहिया, आचार्य कृपलानी, मीनू मसानी जैसे दिग्गज नेता तीसरी लोकसभा में पहुंचे तो कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती का सामना करना पड़ा। 1964 में बिहार के मुंगेर चुनाव क्षेत्र से उपचुनाव जीतकर मधु जी पहली बार संसद में दाखिल हुए। हमको याद है कि कोई ऐसा साल नहीं जाता था जिस साल में वो कोई ना कोई जन समस्या को लेकर के आंदोलन नहीं करते थे, और आंदोलन के साथ साथ स्वयं वो उसका लीड भी करते थे। कई एक बार तो हम लोगों के सामने में ही लाठी चली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, जब आम लोगों का समस्या को लेकर के जब हम लोग प्रदर्शन करते थे और उनकी अगुवाई वही करते थे, फिर सामने पब्लिक मीटिंग भी होती थी। उनके संबंध में कभी लोगों ने सोचा ही नहीं कि मधु जी महाराष्ट्र के हैं या कहाँ के हैं। वो हर आदमी समझता था कि मधु जी हमारे हैं। लोकसभा में मधु जी एक नई चुनौती के रूप में उभरे। संघर्षशील, आक्रामक, लड़ाकू जनहितकर्ता सांसद के रूप में जनता उन्हें जानने लगी। उसको सारी ये बातें ए से जेड तक याद थी। वो रिफर्बिक रूल बुक को कम करता था, लेकिन स्पीकर को बताने के लिए कि ये है। तो सबसे उनकी खूबी ये थी कि वो जो डिबेट को एक दिशा देना चाहते थे वो दे सकते थे थ्रू द रूल बुक। और जो दूसरी चीज़ ये थी, मैंने देखा कि उसको कभी गुस्सा नहीं आता था, बहुत धीमे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू पुट अक्रॉस करते थे। कोई संविधान की पेचीदा समस्या हो, कोई नियमों से उलझा हुआ सवाल हो, श्री मधु लिमये जब इधर से प्रवेश करते थे तो अपने साथ संदर्भ ग्रंथों का एक पूरा पहाड़ लेकर आते थे, जिस पहाड़ को देखने मात्र से ही लगता था कि आज दो दो हाथ होने वाले हैं। लेकिन वो अध्ययन करके आते थे, अपने पक्ष को बड़े तर्क सम्मत ढंग से प्रस्तुत करते थे। अब तो उस तरह का अध्ययन दुर्लभ हो गया है। अपने अध्ययन की झलक उन्होंने कुछ ही दिनों में दिखा दी। नई नई प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी लोकसभा की नहीं बल्कि राज्यसभा की सदस्य थीं। मधु जी ने इस पर आपत्ति उठाई। कहा, संविधान की धारा 75/3 के अनुसार प्रधानमंत्री को लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। प्रधानमंत्री लोकनियुक्त हो, यह उनका आग्रह था। हमारे संसद के इतिहास में मेरे दृष्टि से दो प्रभावी सांसद रहे हैं। राज्यसभा में भूपेश गुप्ता और लोकसभा में मधु लिमये। दोनों भी मास्टर ऑफ प्रोसीजर थे, और जिस तरह से वो अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते थे वो बहुत प्रभावी होता था, और रूल्स के मुताबिक, नियम के मुताबिक
जो जो ऑब्जेक्शन वो लेते थे, बहुत सारे ऑब्जेक्शन सरकार को मानना पड़ता था। मधु जी का संसद के कामकाज के लिए टोटल डिवोशन था। वो सवेरे किसी को मिलते नहीं थे। 10 बजे तक वो सब तैयारी करते थे। लोकसभा का जो उस दिन का एजेंडा है उसको एनालाइज करते थे। 10:30 बजे सेंट्रल आते थे, 1 कप कॉफ़ी पी के सदन में जाते थे और पूरी तैयारी करके हर रूल हर केस उसका गहरा अभ्यास करके, उसके बिना वो कभी सदन के अंदर आते नहीं थे। ये उनकी स्टाइल थी। संसद के कामकाज को लेकर वे कहते थे, There are ways and ways of attracting attention. Parliamentarians can get a good coverage by a combination of deep study of subjects which come up in the House and mastery of procedure. A sense of drama will be useful, but to bang a shoe or carry a revolver in order to attract attention testifies to the total bankruptcy of intellect and a deplorable coarseness of spirit. कई विधेयक उन्होंने लाए कि उसका प्रभाव हुआ, बहुत अच्छा चर्चा हुई और मामला आगे बढ़ गया। ये उनका योगदान है प्राइवेट मेंबर्स बिल में। मतदान का अधिकार जो है उसका वय जो है वो 21 से 18 करें। उस समय तो हुआ नहीं, राजीव गांधी के ज़माने में वो हो गया, लेकिन शुरुआत मधु जी ने की थे। उन्होंने ये विधेयक लाया था कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट, इसको फंडामेंटल राइट बनाया। अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन शुरुआत प्रोसेस की उन्होंने की। वे कहते थे कि ब्रिटेन के डिज़रेली, ग्लैडस्टोन या ब्राइट की भाषण कला के लिए अब संसद में कोई गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि The load of business is heavy and hence there is no time for such feats of eloquence. उनके पास एक काफ़ी मटेरियल रहता था और बिना सबूत के वो कभी बोलते नहीं थे। लोहिया जी के कुछ शिष्य ऐसे थे, मैं नाम तो नहीं लूँगा, कि वो सदन में कागज़ फाड़ देते थे, लाउड स्पीकर हिलाते थे, ज़मीन पे सो जाते थे। मधु जी ने ऐसा कभी नहीं किया। मधु जी अपने आर्ग्यूमेंट से अपोनेंट्स ना डिस्ट्रॉय करते थे। ट्रैक्टर्स, कस्टम का माल आदि पर पहला हक संसद सदस्य का हो, इसके वे सख्त खिलाफ थे। उनकी राय में सेक्रेटरियल असिस्टेंस ज्यादा मायने रखता था, जिससे जनहित के काम ढंग से हों। खुद इंदिरा गांधी कहती थीं कि एक अकेले मधुली में हमारे 300 संसद सदस्यों पर भारी हैं। जब इंदिरा गांधी ने 70-71 का बजट पेश किया तो उनका भाषण समाप्त होने के बाद बहुत तालियां बजने लगी। मैं समझता हूं उससे स्पीकर भी प्रभावित हुए, लोग भी प्रभावित हुए, लेकिन इंदिरा जी भूल गई वित्त विधेयक पेश करने के लिए। मधुली में उसके बाद स्पीकर के चैम्बर में गए और उन्हें बताया ये कॉन्स्टिट्यूशन का और संविधान का तकाजा है कि बजट प्रस्तुत होने के बाद वित्त विधेयक भी प्रस्तुत करना चाहिए, नहीं तो रात को 12 बजे नए रेट्स वास्तव में नहीं हो सकते हैं। तो क्या करें, ये फर्स्ट क्लास क्राइसिस, बड़ा संकट पैदा हुआ। तो मधु जी ने प्रस्ताव स्पीकर के सामने रखा कि आपके कई स्टाफ के लोगों को हर पार्लियामेंट मेंबर के घर में भेजिए और रात को 10 बजे एक इमरजेंसी सेशन कीजिए, आपातकालीन सत्र। रात को 10 बजे लोकसभा का सत्र हुआ। अध्यक्षों ने इतना ऐलान किया कि वित्त मंत्री अपना प्रस्तुत करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, पेश करेंगे वित्त विधेयक। उन्होंने आधा मिनट में वो पेश किया और 2 मिनट के बाद संसद सत्र खत्म हो गया। मैं समझता हूँ ये मधुली में ने जो ये व्यवस्था का प्रश्न उठाया, वो सारी घटना मैं समझता हूँ कि बहुत लंबे अरसे का इतिहास उन्होंने बताया, लेकिन वो सबसे छोटा सत्र है। लॉन्गेस्ट हिस्ट्री इनेक्टेड इन द शॉर्टेस्ट टाइम। मधु ज़्यादा हिंदी में बोलते थे और अंग्रेजी में बोल लेते थे, लेकिन और वो ज़्यादा इकोनॉमिक अफेयर्स पे बोलते थे या डोमेस्टिक सिचुएशन पे। फॉरेन अफेयर्स बहुत कम बोलते थे। ज़्यादा उनका जो कहना था वो कॉन्स्टिट्यूशन पे होता था। मधु जी के एक अनुयायी संसद सदस्य मोहन सिंह याद करते हैं, जो लोकसभा की लाइब्रेरी है उसमें बैठकर कुछ पढ़ लिख के काम करना चाहिए, इसकी आदत मधु जी ने मुझको डलवाई।
24 घंटा सड़क पर रह के जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये हम लोगों का अभ्यास था विद्यार्थी राजनीति का। लेकिन कुछ पढ़ाई लिखाई भी राजनीति की बुनियादी आवश्यकता है, ये उन्होंने ढंग सिखाया। और जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है, संदर्भ ग्रंथ सबसे अवगत कराने का काम उन्होंने किया। बीच बीच में मैं देखता था कि मैं उठ के कहीं लाइब्रेरी से भाग तो नहीं गया हूँ, तो पार्लियामेंट में बहस करने के बाद बीच में आकर देखते थे कि मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हूँ कि कहीं भाग गया हूँ। भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने के लिए उन्होंने लोकसभा के मंच का बेहतरीन इस्तेमाल किया। ऑफिस एक कंपनी कलकत्ता की थी, उसके ऊपर एक पहला हमला हो गया मधु जी का, और इसमें मंत्री झूठ बोले संसद के सामने। ये साबित होने के बाद मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे एक साल में, अगर मेरी गलती न होती, 1968 में करीबन 5 मंत्रियों को इस्तीफा देने की आपत्ति वह उस वक्त आ गई। मारुति मोटर निर्माण के मामले में मधु जी ने संसद में कुछ खोजी सवाल किए थे। जवाब देते समय कुछ बातें छुपा दी जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री ने अधिकारियों पर दबाव डाला। मधु जी ने साबित कर दिखाया कि यह संसद के अधिकार की तौहीन है, लिहाजा इंदिरा गांधी को सजा भुगतनी पड़ी। Now to mislead the parliament, to hold back any information, सबसे से किसी चीज को छिपाना उसके कार्य प्रणाली में यह सबसे बड़ा गुनाह है। और इसलिए इंदिरा गांधी के खिलाफ वो प्रिविलेज मोशन, बात का इतिहास तो आप देखते, तो ये इतिहास बनाने वाले शिल्पकार भी मधुलिमय थे। वे अक्सर कहते थे, Parliamentary questions and short duration discussions are an important weapon of subjecting the government to close scrutiny. They provide valuable opportunities to members to perform watchdog function. युवा साथियों को कारगर सांसद बनने में उनका मार्गदर्शन मिलता रहा। एक सांसद रूप में किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता की शेष जिम्मेदारियां क्या हैं, पढ़ाई लिखाई के जरिए संसद को किस तरह अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है, इसकी आधारशिला तो मैंने उनके मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में सीखी थी और देखा था। जब मैं चौथी लोकसभा में चुना गया तो उन्होंने मुझे कहा था कि सबसे पहले जाकर नियम का पुस्तक ले लो और उसे एक से आखिरी पन्ने तक पहले पढ़ लो, और सौभाग्य कहिए, जो भी कहिए, तकदीर कहिए, चौथी लोकसभा में पहला प्रश्न मेरा था। मधु जी ने मुझे वो प्रश्न पूछने का और उस पर पूरक प्रश्न कैसे पूछा जाए इस पर प्रशिक्षण दिया। वो बोले कि रैपिड फायर सप्लीमेंट्रीज होती हैं और विस्तार में बोलने जाओगे तो बिल्कुल ही कुछ मतलब नहीं होगा, क्योंकि प्रश्नकाल होता है सरकार को कटघरे में रखने का, और वो सरकार राजनीतिक नेताओं का हो या वो जो कायम स्वरूप की सरकार है नौकरशाही का, ये दोनों को कटघरे में रखने का ये मौका होता है। हिरेन मुखर्जी, रेणु चक्रवर्ती, इंद्रजीत गुप्ता, अटल बिहारी वाजपेयी, हरि विष्णु कामत, बैरिस्टर नाथ पै जैसे समकालीन सांसदों के बीचों बीच मधु जी का कर्तृत्व जगमगाता रहा। 1960 के बाद के 25-30 वर्षों में प्रमुख राजनेता के रूप में वे किसी रोशन सितारे की तरह चमके। देश में उभर रही तानाशाही से वे जी जान से जूझ पड़े। मुझे बहुत याद है कि जब मिसेस गांधी ने इस पार्लियामेंट को 5 से 6 साल किया तो एक ही वही व्यक्ति थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया और कहा था मुझे नहीं, क्योंकि मेरा पूरा पीरियड पूरा हो चुका, मैं जो जनता के पास गया था उन्होंने 5 साल के लिए चुना था, तो ये नहीं है, तो वो तो एक था। और फिर उन्होंने जो मिसेस गांधी की अथॉरिटेरियन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो बहुत बड़ी लड़ाई थी। उन्होंने फोरकास्ट जरूर हम लोगों से किया था कि सत्ताधारी दल जो है अपनी सत्ता में रहने के लिए किसी भी दूरी तक जो है जा सकती है, और इसलिए जो हमारे साथी के पार्टी के साथी हों या जो जेपी मूवमेंट में लगे हुए लोग हों, उनको हर कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मधु जी का जो योगदान रहा व्यक्तिगत तौर पर, पंजाब गए तो पंजाब में गिरफ्तारी हो गई, चंडीगढ़ के जेल में बंद रहे, फिर वहाँ मुकदमा चलाकर फिर निकल आए, बिहार गए तो बिहार में बंद, उत्तर प्रदेश गए तो उत्तर प्रदेश में बंद। उनके समूचे जीवन में ये मानवीय अधिकार का संघर्ष एक महत्वपूर्ण संघर्ष के तौर पर रहा है, ये हमने हर कदम पर देखा है। आम आदमी की नागरिक आजादी को लेकर सही मायनों में चिंतित रहने वाला और उसके लिए पूरी ताकत लगाकर 2-2 हाथ करने वाला ऐसा नेता शायद ही कभी मिले। दिल्ली के विठल भाई पटेल भवन के अंदर एक बड़ी विशाल मीटिंग दिल्ली नागरिक परिषद के तत्वाधान में हुई, जिसमें जस्टिस पालकीवाला, जस्टिस HR खन्ना, बड़े बड़े कानून विज्ञ थे,
तो सब लोग इंदिरा गांधी की वहां पर बुराई कर रहे थे। मधुली में भी उसमें एक वक्ता थे। मधु जी ने खड़े होकर कहा कि इंदिरा गांधी की तानाशाही, उनकी नागरिक आज़ादी की हत्या जो उन्होंने की है, उससे सब परिचित है। मगर विशेष रूप से उन्होंने पालकीवाला साहब को मुखातिब होते कहा, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, आपको प्रॉपर्टी राइट के बहुत चिंता है, हिंदुस्तान के हर बड़े राजघर पूंजीपति घरानों के लिए आप सुरक्षित हैं, मगर क्या कभी आपने किसी गरीब के लिए, जिसकी सिविलिटी जो जेलों के अंदर पड़ा है, साधारण आदमी, उसके लिए लड़ाई की है? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े जजेस थे, आप लोग अगर इमरजेंसी के अंदर उस समय अधिकार के लिए खड़े हो जाते तो संभवतः आपके अधिकार बिना चिंते। सारी सभा अवाक रह गई। तो मधु जी नागरिक आजादी के लिए ऐसे अप्रतिम योद्धा थे, जहां अन्याय वहां प्रतिकार, ये मैंने मधु जी के जीवन में देखा। मधुलिमय विख्यात संविधान विशेषज्ञ थे। भारतीय संविधान का इतिहास, उसके सामाजिक राजनीतिक संदर्भ एवं उसकी विशेषताएं उन्हें ज़बानी याद थीं। उनकी साफ राय थी कि संविधान सर्वोपरि है, न कि संसद। दुनिया के सामने एक ब्रिटिश पार्लियामेंट था जो सार्वभौम है, क्योंकि वो कानून जो बनाते हैं उनको कोई आह्वान किधर भी नहीं दे सकता। ये अवस्था भारत के संसद के लिए मधु जी कभी मान्य नहीं करते थे। Under our arrangements, Constitution is supreme and not Parliament. Parliament is under the Constitution. So any attempt to establish parliamentary sovereignty will be opposed by it. And during the 4th Lok Sabha, this amendment could not be enacted. It was only in the 5th Lok Sabha when again Mrs. Gandhi got 2/3 majority, this amendment, I think 24th amendment, was rushed through. And you know the consequences, the emergency and all that. वे अक्सर कहा करते थे कि हमारे देश को सशक्त केंद्र सत्ता की जरूरत है। Personally, I am not one of those who believes in a weak center. It has to be a strong center, and I don't think anything is wrong with the present distribution of power. विदेश नीति पर उन्होंने गहरा सोच विचार किया था। इसीलिए सत्ता ग्रहण करते ही मोरारजी देसाई ने मधु जी के नेतृत्व में अपना प्रतिनिधिमंडल सोवियत यूनियन भेजा। Curzon had this forward policy which was opposed by all the Indian nationalists. He always called these areas, Afghanistan and northwest frontier, as the glacis of India. The wall of the fortification, outer wall. Nobody should be allowed to penetrate that wall. So it was always the British policy, as it was the policy of all great emperors of India, not to allow any hostile power to find lodgment in Afghanistan. आपातकाल रूपी तानाशाही को हराकर 1977 में जनता पार्टी ने सत्ता ग्रहण की। तब मधुलिमय ने महासचिव के रूप में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनता पार्टी के कार्यक्रम जो जिसको लोगों ने स्वीकार किया था देश में और जिसका स्वागत किया था देश में, तो बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि उसमें सबसे अधिक योगदान उनका था और उसके पीछे उसका निर्माता एक तरह से वही थे। जनता पार्टी के राज्यकाल में वो कोई मंत्री नहीं थे, लेकिन हर महत्वपूर्ण चीज में मधु जी से सलाह मशविरा करना मोरारजी भाई से लेकर हर कोई उचित समझता रहा। उनका आग्रह था कि धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले जनता पार्टी के सदस्य हिंदू राष्ट्रवाद के पक्षधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध न रखें। इसे लेकर उनकी आलोचना हुई, फिर भी धारा के खिलाफ तैरने के साहस से वे बाज नहीं आए। He used to say कि it is a historical necessity now to break this जनता, और उसमें से कुछ निकलेगा। फिर उसमें से निकला कुछ नहीं, वो तो उससे निकला कि कांग्रेस वापस आ गई। तो फिर मधु जी से मैं बात कहा करता था कि आप तो फिर गलत गए उस बात में जो हिस्टोरिकल नेसेसिटी। कहते हैं नेसेसिटी तो थी कि उसको तोड़ा जाए, लेकिन उसमें जो निकला नहीं, ये शायद और बड़े कारणों की वजह से निकला नहीं, बट ही वाज होपिंग कि उसमें से कांग्रेस के खिलाफ एक और सेकुलर फ्रंट निकल आएगा। वो हुआ नहीं। सत्ता का मोह उन्हें कभी छू नहीं पाया। ऐसे विरागी राजनेता बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मौका था उनको सरकार में जाने का या किसी भी पद पर बना रहने का, वो चाहे जो चीज़ को ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने त्याग की बुद्धि भी वहाँ पर
या त्याग का जीवन कहिए, वो वहाँ पर दिखाया। जब जब ऐसा मौका था तो उन्होंने अपने को आगे करने के बजाय दूसरों को ढकेल कर और उन्हें हर प्रकार का सहारा देकर आगे किया। उन्नीस में 60 साल की उम्र में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का निर्णय उन्होंने लिया। राजनीतिक सवालों में निश्चित सिद्धांत के आधार पर, लेकिन व्यवहार भी ध्यान में रखकर जो सलाह उनकी हमेशा रहती थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और ये महत्व सारे लोग किसी भी पार्टी के हो अच्छी तरह समझते रहे। यही मधु जी का बड़प्पन है। राजनीति से संन्यास लेकर उन्होंने अविराम ज्ञान यज्ञ का आरंभ किया। नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी और संसद के ग्रंथालय में वे नियमित रूप से जाते थे। वो केवल स्कॉलर नहीं थे। जो स्कॉलर लिखता है उसको राजनीति के पीछे क्या होता है उसका पता नहीं, तो वो किताबों द्वारा भी उनका ज्ञान था और राजनीति को उन्होंने घटते हुए देखा था। तो वो उनकी जो दृष्टि थी वो पैनी थी और वो दोनों तरह से उन्होंने उसमें हिस्सा लिया था, एक पाठक के रूप में भी और एक भागीदार होने के रूप में। इस दौरान उन्होंने जो लेखन किया उसमें उनकी अंतर्दृष्टि एवं बुद्धिमत्ता की विशालता का परिचय मिलता है। विषय जो भी हो वे गहराई में बैठकर परखा करते थे। वर्तमान समस्या, इतिहास, विदेश नीति, समाजशास्त्र, राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान संबंधी प्रश्न आदि कई विषयों पर उन्होंने मौलिक विचार दिए हैं। सशक्त जनतंत्र में अप्रिय सत्य निडर होकर कहने वाले डिसेंटर की जरूरत होती है। मधु ने भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाई। अपराधीकरण की जो प्रक्रिया है ये इधर 10-15 साल में बहुत बड़ी। आप सभी दलों के उम्मीदवारों की अगर फेरिस्त देखेंगे तो मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, 20% लोग ऐसे रहेंगे कि जिनको वकीलों की भाषा में हिस्ट्री शीटर्स जिनको कहा जाता है। सादगीपूर्ण रहन सहन उनकी राय में एक जीवन निष्ठा थी। घर में बहुत सादा रहते थे। कोई अपने पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी। अगर उनको मैं कभी घर बुलाता था तो गाड़ी भेजता था, ले आते थे और फिर उनको जाना पड़ता था। लेकिन एक अब अगर उनके घर चले गए तो बहुत एक चारपाई पे ही वो बैठे हैं या वो मेज़ पे उनकी पत्नी बैठी हैं तो बस यही पूछे चाय पियोगे। उनको बहुत शौक था, वो गिलास में चाय वो। कई बार मैंने उनको घर से उनको स्कूटर पर लेके आता था और उनको स्कूटर पर छोड़ के जाता था। तो कई बार मैं सोचता था कि मधु जी जैसा प्रथम श्रेणी का राजनीतिक नेता वो कभी स्कूटर के पीछे बैठेगा। केवल 2 आदमियों को मैं इमेजिन कर सकता हूँ, डॉक्टर साहब और मधु जी, जो स्कूटर पर बैठकर जा सकते थे। साहित्य के अलावा कलाओं और शास्त्रीय संगीत में उन्हें बड़ी रुचि थी। ग्वालियर घराने की गायिका नीला भागवत बयान करती हैं, मधु जी को जब मैं देखती थी स्टेज पर बैठकर गाते हुए तो श्रोता के रूप में मुझे वो कलाकार जैसे लगते थे, क्योंकि संगीत का रस लेना और उसकी लय में डोलते रहना ये बात बहुत अंदरूनी बात होती है। घर के अंदर की जो भी कला की कोई भी चीज होती थी, छोटे से एक मटका की हो या बड़ा राजस्थानी पेंटिंग हो, तो वो बहुत ध्यान से देखते थे और उसको एप्रिशिएट भी करते थे। यात्रा करना, प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाना, औरों को उसमें शामिल करा लेना उनका शौक था। हम दोनों लोग लेके उनको दुधवा नेशनल पार्क में गए थे और 4 दिन वो रहे थे और 4 दिन में कोई राजनीति की बात नहीं हुई, केवल साहित्य की, समाजशास्त्र की, सौंदर्य की, संगीत की, कला की, जितनी विविध विधाएं हैं जिनको राजनीति ने अभी तक छोड़ रखा है, उन सारी चीज़ों से उनका जो दूसरा व्यक्तित्व था, अंदर का जो दूसरा पहलू था, उससे हम लोग 4-5 दिन में वहाँ अवगत हुए थे। आज अगर वो जिंदा होते तो वो डट के इस बात का मुकाबला करते जो एक
अपने देश में इंटॉलरेंसी शुरू हो गई है कि किसी को कहीं से निकालो, वो किसी की पेंटिंग को जलाओ और किसी को गालियाँ दो या बोलने ना दो। मैं पार्लियामेंट में ये माहौल देखता हूँ। सबसे बड़ी जो उनमें हमने देखी हुई जो चीज़ है वो ये है कि उनकी राष्ट्रभक्ति, जो किसी मज़हब के साथ या किसी एक नारे के साथ नहीं जुड़ी है, बल्कि इस समूचे देश के समस्याओं को हल करना और इस देश की लाचारी से उस देश को मुक्त करा के उसको उठाना। देखिए, मधु जी ने इस मंदिर मस्जिद के मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और भारतीय आरएसएस के लोगों का और सरकार का संवाद चले, इसके लिए किए हुए जो प्रयास हैं वो प्रयास शायद अभी लोगों को मालूम नहीं है। मधु जी खुद कट्टर बुद्धिवादी थे, मगर मानव जीवन में धर्म प्रेरणा के महत्व को उन्होंने नकारा नहीं। उन्हें विश्वास था कि हिंदू दर्शन की अमूल्य निधि, इस्लाम की समानता एवं ईसा मसीह की करुणा के संयोजन से भारत एकजुट बना रहेगा। यही नहीं, संपूर्ण मानव सभ्यता भी प्रगति पथ पर बढ़ती रहेगी, और यही उनके जीवन का सार है। There is much that is bad in Hinduism, but there is something priceless too. Thanks to the stupidity, social exclusiveness and cowardliness of the Hindus, that priceless something, which is the heritage of the entire human race, will disappear, which makes me sad. I have no ill will for the Muslims. I admire the egalitarianism of Islam, but I'm repelled by the fanaticism. For the Christians too, there is a soft corner in my heart. Every time I set my eyes on Jesus Christ on the cross, I see in his tormented eyes the quintessence of human suffering, and it pierces my heart. No, I don't want destruction of any of these people and their abiding contribution to the universal culture. ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोज हो तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में मैं तो तेरे